बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। केंद्रीय कैबिनेट कमेटी की बैठक में जुवेनाइल जस्टिस बिल में संशोधन को मंजूरी मिल गई। अब 16 साल से ज्यादा की उम्र वाला अपराधी बालिग माना जाएगा। पहले ये उम्र सीमा 18 साल की थी, जिसके चलते कई गंभीर अपराधों में दोषी कम सजा पाकर बच जाया करते थे। नए ड्राफ्ट बिल के प्रावधानों के मुताबिक जघन्य अपराध में दोषी पाए गए 16 साल से ऊपर के नाबालिग को जेल की सजा हो सकती है। हालांकि उसे उम्र कैद या मौत की सजा नहीं होगी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये तय कर सकेगा कि आरोपी को सुधार गृह में रखा जाए या फिर कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। एफडीआई पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% और डिफेंस में 49% एफडीआई को मंजूरी मिली है। डिफेंस में एफडीआई पर सरकार ने शर्त रखी है। डिफेंस में बनने वाले संयुक्त उद्योगों का कंट्रोल भारतीय हाथों में होगा। डिफेंस में अभी तक 26% एफडीआई की मंजूरी थी। बजट में वित्त मंत्री ने एफडीआई बढ़ाने के संकेत दिए थे। सरकार की इस पहल से डिफेंस में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर बनाने का काम भी प्राइवेट हाथ में जा सकता है, लेकिन रेलवे के ऑपरेशंस को इससे दूर रखा जाएगा। मिजोरम की राज्यपाल कमला बेनीवाल को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि 2 महीने बाद उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था। बताया जा रहा है कि राजस्थान में लैंड स्कैम और सरकारी प्लेन के निजी इस्तेमाल के आरोपों के बाद उन्हें हटा दिया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से अधिसूचना जारी कर कहा गया कि कमला बेनीवाल अब राज्यपाल नहीं रही। बेनीवाल को पिछले महीने ही गुजरात से हटाकर मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया था। बीजेपी नेता कल्याण सिंह को राजस्थान का राज्यपाल बनाया जा सकता है। खबर है कि कल्याण सिंह इसके लिए तैयार भी हो गए हैं। इससे पहले खबर आई थी कल कि कल्याण सिंह राज्यपाल नहीं बनना चाहते हैं। संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा को लेकर विपक्ष आज भी तीखे तेवर दिखा सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार है और शुक्रवार को इस पर चर्चा हो सकती है। संसद में आज फैक्ट्री अमेंडमेंट बिल और रेलवे अमेंडमेंट पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा वुमेन एट्रोसिटी और लेबर रिफॉर्म बिल पर भी चर्चा के आसार हैं। इससे पहले कल लोकसभा में देश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी नेताओं ने सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस ने चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सदन में आक्रामक दिखे। देश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा को लेकर संसद में हंगामे के बीच राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ वेल तक पहुंच गए। इस मुद्दे पर कांग्रेस, आरजेडी और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने हंगामा किया। गुस्से में संसद से बाहर आकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ एक आदमी की चल रही है, किसी और की आवाज नहीं सुनी जा रही। We are not being allowed to speak in parliament. We are asking for discussion. Right? There is one second. There is a mentality in the government that discussion is not acceptable. Everybody feels it. Their party feels it. We feel it. Everybody feels it. There is a mood in parliament that only one man's voice counts for anything in this country. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राहुल गांधी पर हमला बोला। जेटली ने लोकसभा में राहुल गांधी के विरोध को दिखावा करार दिया। कांग्रेस का नेतृत्व आजकल दबाव में है। उनके घर में एक विद्रोह हो रहा है, एक पैलेस कू हो रहा है, और इसलिए अपने नेताओं को ये दिखलाना कि हम आक्रामक भी हो सकते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी तानाशाह नहीं, देश की जनता ने हमारी पार्टी पर भरोसा करके पूर्ण बहुमत से जिताया है। नहीं, सारा देश जानता है कि प्रधानमंत्री तानाशाह न तो तानाशाह हैं और न तो कमदल हैं। यदि वह तानाशाह और कमदल रहे होते तो मैं समझता हूं कि इतना बड़ा भारत देश, यहाँ की जनता यह मैंडेट न देती। राहुल के बयान और पार्टी सांसदों के साथ वेल में आने पर शिवसेना ने चुटकी ली है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी अब तो जागे हैं। उन्होंने कहा कि छोटी पार्टियां हमेशा वेल तक आ जाती हैं। अगर पहले से जाग उठते तो कांग्रेस की ये इतनी बुरी हालत नहीं होती। लेकिन ठीक है, वेल में आने से राहुल गांधी देश के सामने आए हैं कि कांग्रेस छोटी पार्टी है। छोटी पार्टी के लोग हमेशा वेल में आते हैं। लोकसभा में हंगामे के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी का वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच संसद से जुड़े कुछ मुद्दों पर बातचीत हुई। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में जब से नई सरकार आई है, सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए हैं। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने खड़गे से कहा कि वो घटनाओं का जिक्र करें।
खड़गे के इस बयान पर बीजेपी के सदस्यों ने आपत्ति जताई। संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि खड़गे की बात गलत है और देश में शांति है। नायडू ने कहा कि किसी भी मुद्दे पर जब मन करे तब चर्चा नहीं हो सकती। बीमा बिल पर आम राय बनाने के लिए सरकार आज फिर सभी राजनीतिक दलों से बात कर सकती है। उधर बीमा बिल सेलेक्ट कमेटी को सौंपे जाने की मांग को लेकर कांग्रेस अड़ी हुई है, तो वहीं आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने बीमा बिल के विरोध में हड़ताल की धमकी दी है। बीमा बिल पर आम सहमति बनाने की सरकार की कोशिशों को कल झटका लगा। मसले का हल निकालने के लिए सरकार ने दोबारा सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जो कि टल गई। विपक्ष इंश्योरेंस के सेक्टर में एफडीआई बढ़ाने का विरोध कर रहा है। इससे पहले इंश्योरेंस बिल को लेकर रणनीति पर चर्चा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने जरूरी मीटिंग की। मीटिंग में गृहमंत्री राजनाथ सिंह के अलावा अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और वेंकैया नायडू शामिल हुए। सरकार का प्रस्ताव है कि बीमा के क्षेत्र में एफडीआई 26% से बढ़ाकर 49% कर दिया जाए। सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर सभी दल एकमत नहीं। लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में एनडीए के सिर्फ 56 सांसद हैं। बीमा बिल के समर्थन में बीजेपी के अलावा उनके सहयोगी दल शिवसेना और अकाली दल हैं, जबकि कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी इसका विरोध कर रहे हैं। एआईएडीएमके, आईएनएलडी और नामित सांसदों का बिल को लेकर रुख साफ नहीं है। शिवसेना और अकाली दल के अलावा एनसीपी, बीजेपी, टीडीपी भी सरकार का समर्थन कर रही हैं, जबकि एसपी, बीएसपी और जेडीयू इसका विरोध कर रहे हैं। निर्दलियों का रुख साफ नहीं। आरपीआई और एलजेपी भी बीमा बिल पर सरकार के साथ है, जबकि डीएमके और आरजेडी खिलाफ। सरकार के लिए राज्यसभा में बीमा बिल पास कराना मुश्किल हो रहा है। राज्यसभा के आंकड़ों को देखा तो बिल पास कराने के लिए 122 सांसदों की जरूरत है। फिलहाल बिल के पक्ष में 68 सांसद हैं, बिल के विरोध में 133, जबकि 41 सांसद ऐसे हैं जिनका रुख साफ नहीं है। सीसेट को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार यूपीएससी से सीसेट नहीं हटाया जाएगा। अगले साल के लिए विकल्प खुला है। इस बार सिर्फ अंग्रेजी के नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में कहा कि तय वक्त पर ही यूपीएससी की सीसेट परीक्षा होगी। सभी ने कहा कि 24 के पहले अभी कोई बदलाव जल्दी नहीं हो सकते, तो इस बार ये हुआ। हम 24 के लिए जो 9 लाख छात्र बैठे हैं, उनको सभी लोग एक शुभकामनाएं दें। वहीं आगे का विकल्प खुला रखते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में कहा कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की जाएगी, जिसमें सबकी राय के बाद ही संभावित बदलाव किए जाएंगे। सर्वदलीय बैठक 24 अगस्त के बाद होने की संभावना है। इस बारे में एक निश्चित रूप से ऑल पार्टी मीटिंग होगी, एक होगी, लगे तो फिर बैठ सकते हैं, लेकिन ये बैठक करके एक अच्छे सुझाव इसमें आने चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर यूपीएससी के परीक्षार्थियों का धरना जारी है। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव धरने में छात्रों का साथ दे रहे हैं। छात्रों को अभी भी आस है कि सरकार सीसेट हटाने का फैसला ले लेगी। यूपीएससी परीक्षा से सीसेट खत्म करने की मांग के समर्थन में आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने मोर्चा खोला। उन्होंने अपने समर्थकों और छात्रों के साथ उनकी मांगों के समर्थन में दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सीसेट को खत्म न करने के ऐलान के बाद कानपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस मुद्दे को सुलझाए जाने तक उनका विरोध जारी रहेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी का भारत दौरे के 6 दिन बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री चक हेगल आज नई दिल्ली आ रहे हैं। चक हेगल आज देर रात नई दिल्ली पहुंचेंगे। शुक्रवार शाम 4 बजे साउथ ब्लॉक में हेगल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। चक हेगल भारत दौरे पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हेगल की मुलाकात होगी। यहां वो हाईटेक रक्षा साजो सामान के लिए ज्वाइंट रिसर्च और प्रोडक्शन पर चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी में वापसी की चर्चाओं के बीच अमर सिंह ने अभिनेत्री और एसपी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन पर बड़ा हमला बोला। अमर सिंह ने कहा कि वो राज्यसभा सांसद बनने के लिए जया बच्चन की तरह ओछा काम नहीं करेंगे। दरअसल पत्रकारों ने अमर सिंह से उनकी एसपी में वापसी पर सवाल पूछा। जवाब में अमर सिंह ने कहा कि मुलायम सिंह यादव से दोस्ती का हाथ इसलिए नहीं बढ़ा है कि उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वो जया बच्चन की तरह ओछी राजनीति करने वाले इंसान नहीं है। मैं वहाँ राजनीति करने या राज्यसभा का मेरा एक सत्र खत्म हो रहा है तो फिर उसका जया बच्चन की तर्ज पर नामांकन करवाने, इस तरह का छोटा टुच्चा ओछा व्यक्ति मैं नहीं। नेशनल हेराल्ड केस में हाईकोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने 13 अगस्त तक निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हड़पने के इस मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को समन जारी किया था। दोनों को आज कोर्ट में पेश होने को कहा गया था। सूत्रों से खबर है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे का मुद्दा सुलझ चुका है। दोनों में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। इसका ऐलान 16 अगस्त को होने की उम्मीद है। दिल्ली में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर मुलाकात की थी। इससे पहले एनसीपी 288 में से आधी यानी 144 सीटें मांग रही थी और कांग्रेस 114 सीटें देने पर अड़ी थी। दिल्ली में जंतर मंतर पर ई रिक्शा यूनियन ने बैन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यूनियन का कहना है कि एक मासूम की मौत की वजह से लाखों ई रिक्शा चालकों के परिवार भूखमरी के कगार पर हैं। यूनियन ने ई रिक्शा से बैन जल्द हटाने की मांग की। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। चीफ जस्टिस की बेंच ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मुख्यमंत्री के टैक्स असेसमेंट रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। सिंडिकेट बैंक घूस कांड में भूषण स्टील के वाइस चेयरमैन नीरज सिंघल की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। नीरज सिंघल पर कर्ज सीमा बढ़ाने के लिए सिंडिकेट बैंक के सीएमडी एसके जैन को 50 लाख रुपए घूस देने का आरोप है। हरियाणा में गुरुद्वारों पर कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एचएसजीपीसी के समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर संघर्ष हुआ। ऐतिहासिक छठी पातशाही गुरुद्वारे तक प्रदर्शनकारियों को पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन वो नाकाफी साबित हुई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पर धावा बोलकर उसे गिरा दिया। ऐतिहासिक छठी पातशाही गुरुद्वारे के बाहर मोर्चा संभाल रहे एचएसजीपीसी के कार्यकर्ता गुरुद्वारे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। संघर्ष के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए। एचएसजीपीसी समर्थक इस कदर आवेश में थे कि उन्होंने पुलिस से बैरिकेड को तोड़कर उसे खींचकर फेंक दिया। वो किसी भी हाल में गुरुद्वारे तक पहुंचना चाहते थे। हरियाणा एसजीपीसी ने पूरे राज्य के सिखों को कुरुक्षेत्र बुलाया था और सबको साथ लेकर छठी पातशाही गुरुद्वारे पर कब्जा करने की तैयारी। पुलिस और हरियाणा एसजीपीसी के समर्थकों के बीच तीखी तकरार भी हुई। तनाव के ऐसे माहौल में डीसी निखिल गजराज और एसपी अश्विनी शैणवी के साथ कई अधिकारी मौके पर मौजूद थे। इन सबने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका। एचएसजीपीसी के कार्यकर्ताओं को पीछे हटता नहीं देख पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की तेज बौछार के बीच भी प्रदर्शनकारी सिर्फ पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वो लगातार गुरुद्वारे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को उन्हें रोकने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने हरियाणा एसजीपीसी के कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तो प्रदर्शनकारी भी भड़क गए। उन्होंने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। दरअसल पातशाही गुरुद्वारे पर पहले एसजीपीसी का कब्जा था, लेकिन अलग एचएसजीपीसी के गठन के बाद अब गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ गई है। एचएसजीपीसी पातशाही गुरुद्वारे पर कब्जा चाहता है। एचजीपीसी इसका विरोध कर रही है। इससे विवाद के बाद हंगामा शुरू हुआ और जमकर बवाल। मध्य प्रदेश के मंडला और ढिंडोरी में हो रही लगातार बारिश से नर्मदा और बंजर सहित कई नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से मंडला के कई इलाकों में पानी भर गया है। नर्मदा पर बने पुल से पानी कुछ ही फीट नीचे बह रहा है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भारी बारिश के चलते धसान नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। छतरपुर और सागर मार्ग पर बने पुल से 5 फीट ऊपर होकर पानी बह रहा है, जिससे नदी के दोनों किनारे पर लोग फंसे हुए हैं। धसान नदी का बहाव कम होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में नदी किनारे फंसे लोगों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने तेज बहाव के बीच ही नदी पार करनी शुरू कर दी। जान जोखिम में डालकर लोग ऐसे ही नदी पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मध्य प्रदेश के गुना में हो रही भारी बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। यहाँ नेशनल हाईवे नंबर 3 पर बने आवन पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे हाईवे के दोनों ओर लोग फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के डबरा शहर में भी बारिश से बुरा हाल है। चिनोर रोड पर पानी भर जाने से लगभग 250 गांवों का संपर्क डबरा से टूट गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मध्य प्रदेश के सागर में बारेल नदी का पानी अचानक बढ़ जाने से एक शख्स बीच में फंस गया। बंगेला गांव में पुल बनाया जा रहा था। यह शख्स यहां मजदूरी करता था। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। कोरबा जिले में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। और भारी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। कोरबा जिले में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बांगो डैम से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी कोरबा जिले के निचले इलाकों की बस्तियों में घुस चुका है। कई कच्चे मकान पानी के तेज बहाव के चलते गिर गए।
छत्तीसगढ़ के धमतरी स्थित गंगरेल डैम का जलस्तर बढ़ने से मुश्किल हालात पैदा हो गए। पानी का दबाव कम करने के लिए डैम के 10 गेट खोल दिए गए। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में भारी बारिश से महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगरेल बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। महानदी का जलस्तर बढ़ने से कई रास्ते बंद हो चुके हैं। कश्मीर में आतंकवादियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। मुठभेड़ उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हुई। इंडिया न्यूज को जम्मू कश्मीर पुलिस की एक खुफिया चिट्ठी मिली है। इस चिट्ठी में खुलासा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में नौजवानों की भर्ती आतंकवाद के लिए की जा रही है। ये चिट्ठी कश्मीर जोन के आईजी को श्रीनगर पुलिस के आईजी ने लिखी है। चिट्ठी में लिखा है, युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए भर्ती किया जा रहा है। चिंता इस बात की है कि पढ़े लिखे नौजवानों, खासतौर पर छोटे और बड़े शहरों के नौजवानों को भी आतंकवादी बनाया जा रहा है। अलगाववादी और आतंकवादी तत्व इस काम में सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। श्रीनगर से 13 मई 2008 को संदिग्ध हालात में लापता हुए 3.5 साल के मेहरान लतीफ मीर का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। कोट रोड की कैनी मिशन स्कूल में नर्सरी का छात्र मेहरान घर पर खेलने के दौरान ही अचानक लापता हो गया था। मेहरान के लापता होने की रिपोर्ट 15 मई 2008 को स्थानीय पुलिस थाने में लिखवाई गई थी, लेकिन पुलिस ने कुछ दिन बाद खोजबीन में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। आशंका है कि मेहरान को या तो बच्चों से भीख मंगवाने वाले गैंग ने अगवा किया या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी जरूरतमंद ने एडॉप्शन की खातिर मेहरान को अगवा किया। पुणे में एक जज बनने वाली लड़की से रेप का आरोप लगाया। नागराज शिंदे नाम के जज पर आरोप है कि उन्होंने 15 साल की मासूम को घर पर बुलाकर कई बार रेप किया। दिल्ली के प्रशांत बिहार इलाके में गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़ित कपड़े की दुकान पर काम करती थी। आरोप है कि पार्टी के बहाने दुकान का मालिक अपने एक दोस्त के साथ लड़की को लेकर गया। मंगलवार की रात गैंगरेप की वारदात हुई। पीड़ित लड़की ने प्रशांत बिहार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। दिल्ली से सटे साहिबाबाद में बेखौफ बदमाशों ने एक छात्र को गोली मार दी। छात्र को गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया। राहुल सलीम शांत नेता रह चुका है। आशंका जताई जा रही कि पुरानी रंजिश को लेकर हमले को अंजाम दिया गया। नोएडा की एक लड़की को अगवा कर उससे रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। लड़की बदमाश के चंगुल से छूटकर पुलिस के पास शिकायत के लिए पहुंची, लेकिन पुलिस ने उसकी नहीं सुनी। लड़की ने आरोप लगाया कि रेप का आरोपी रसूखदार है, उसके किसी नेता से संबंध है, इसलिए पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है। नोएडा में एक नर्स ने अस्पताल मालिक और कांग्रेस नेता वीएस चौहान पर रेप का आरोप लगाया है। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक शख्स पर बेटी से छेड़छाड़ और रेप की कोशिश का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में दिन दहाड़े चाकू से गोद कर एक युवक की हत्या का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। दिल दहला देने वाली यह तस्वीरें दिल्ली के मदनगीर इलाके की है। जिस वक्त यह हमला हुआ, सचिन नाम का युवक अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी 5-6 की संख्या में युवक हाथों में चाकू ले दौड़ते हुए आए और उस पर हमला बोल दिया। मदनगीर इलाके के सेंट्रल मार्केट में जिस वक्त यह वारदात हुई, बाजार में चहल पहल थी, लेकिन किसी ने सचिन की मदद नहीं की। मुंबई मॉडल रेप केस में नया मोड़ आ गया। आरोप लगाने वाली मॉडल ने डीआईजी को भेजे ट्वीट में लिखा, 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का। आरोप लगाने वाली मॉडल के ट्वीट में अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है। ट्वीट के जरिए पारस्कर के वकील ने यह बताने की कोशिश की कि मॉडल झूठ बोल रही है। थाने में एक लड़की ने चलते ऑटो से छलांग लगा दी। आसपास के लोगों ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया। यूपी के बदायूं में 2 बहनों के साथ गैंगरेप और मर्डर मामले में नया मोड़ आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक 5 आरोपियों के लाई डिटेक्टर टेस्ट की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। सबने खुद को बेकसूर बताया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई विशेषज्ञ से राय लेने के बाद ही मामले की जांच नए सिरे से आगे बढ़ाई। सहारनपुर हिंसा मामले में कांग्रेस नेता इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के एमएलसी उमर अली खां पर मामला दर्ज किया गया। केरल के अलुवा में एक घर अचानक गिर पड़ा। घर के अंदर वेल्डिंग का काम चलता था। मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी इलाके में एक निजी कंपनी की बस और कंटेनर के बीच टक्कर में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। गुजरात में राजकोट के एक मंदिर के पुजारी और स्कूल के टीचर के बीच जमकर हाथापाई हुई। यह पूरा हंगामा प्रसिद्ध बालाजी मंदिर के परिसर से लॉरी हटाने को लेकर हुआ। गुजरात के राजकोट में बदमाशों ने एक व्यापारी से 15 लाख रुपए लूट लिए। यूपी के मऊ में बाइक सवार बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर पेट्रोल पंप कर्मचारी को गोली मार दी। हरियाणा के रोहतक में डीडीए फ्लैट दिलाने के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पीएम नरेंद्र मोदी की धर्म बहन इस बार भी उन्हें राखी बांधने को बेताब है। रिपल पिछले कुछ सालों से राखी बांधती आ रही है, लेकिन इस बार भी उन्हें इंतजार है भाई से आने वाले न्योते का।